अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इस प्रस्तावना की एक एक शब्द को समझने वाले हैं, एक एक शब्दावली की चर्चा करने वाले हैं हम। तो पहली शब्दावली देखिए दोस्तों, क्या है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग। ये लो पहला वाक्य, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ध्यान देना मेरी बात पे, पहला ही प्रश्न हालांकि बहुत आम हो चला है, आजकल सबको आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। ये लो आपका पहला प्रश्न तैयार है। क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग, भारत ने कहां से लिया, तो अमेरिका से लिया। कहां से लिया, अमेरिका से। इतना से काम नहीं चलेगा। अब एक बहुत खूबसूरत प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। स्कूल लेक्चरर 2012 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, सीधा ही पूछा था सब्जेक्ट के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस वाले में। क्या था, हम भारत के लोग शब्द है ना, इसके दो अर्थ निकलते हैं, ध्यान रखना, इसके दो अर्थ निकलते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। तो भाई ध्यान रखना, इसके दो अर्थ निकलते हैं, और दो अर्थ कौन से, तो ध्यान रखना एक एक करके। पहला अर्थ, संविधान का जो स्रोत है, कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। भारतीय संविधान का स्रोत जनता, एक तो ये अर्थ। और दूसरा अर्थ, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। ऐसे कैसे आया था ये प्रश्न, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। किसमें निहित है भाई, जनता में निहित है। प्रश्न कैसे आएगा, क्या पूछेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग के कितने अर्थ निकलते हैं, या क्या अर्थ निकलता है, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, और दूसरा अर्थ अंतिम शक्ति। अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो अंतिम शक्ति दोस्तों जनता में निहित है। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, तो जरा ध्यान से सुनना। एक बहस छिड़ी थी संविधान सभा में, जब प्रस्तावना के ऊपर मंथन हो रहा था संविधान सभा में, जब उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में मंथन हो रहा था, तो एक बहस छिड़ी थी कि हम भारत के लोग शब्द आप क्यों लिख रहे हैं। यहां पे संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक प्रश्न यहां से क्रिएट किया, एक बहस छिड़ी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम ये शब्द क्यों काम में ले रहे हैं कि हम भारत के लोग। बोले क्यों, तो बोले हम कितने लोग हैं, तो मैंने बताया ना, संविधान सभा में अंतिम रूप से विभाजन के बाद 299 लोग बचे थे। मैंने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो 299 लोग संविधान सभा में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हम 299 लोग ही थोड़ी भारत का नेतृत्व, भारत के हैं, मतलब 299 लोगों से ही थोड़ी भारत बनता है। भारत की जनता कितनी है, मैंने बताया लगभग 39 करोड़ जनसंख्या थी। लगभग जब भारत आजाद हुआ, जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो 39 करोड़ की आबादी वाला देश था भारत। हाँ ये बात अलग है, आज 3.5 गुना हो गई उसकी। क्यों भाई, उस समय जितनी थी उसका 3.5 गुना आज हो गया है, ये बात अलग है। बड़ी रफ्तार से चल रहे हैं अपन। तो जरा ध्यान देना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब दिया था, जब ये प्रश्न पूछा गया कि हम भारत के लोग, कि हम 299 लोग ही थोड़ी भारत हैं, भारत तो 39 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब दिया कि हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारा खुद का क्या स्टेटस है। हमारा स्टेटस यही है कि हम उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। हम 299 लोग जो संविधान सभा का नेतृत्व संविधान सभा में हैं, जो भारत का ही तो नेतृत्व कर रहे हैं ना, हमें किसने चुन के भेजा है, तो बोले हमें भारत की जनसंख्या, जो भारत की जनता है, जो भारत की आबादी है, जो भारत के लोग हैं, उन्होंने ही तो हमें चुन के भेजा है यहां पे। तो इसका मतलब हम भारत के लोग शब्द यहां सटीक बैठता है, क्योंकि हमारा खुद का क्या स्टैंडर्ड है, हमारा खुद का क्या स्टेटस है यहां बैठने का। हम जो बैठे हैं यहां पे वो क्यों बैठे हैं, तो बिल्कुल हम बैठे हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है। मैं बिल्कुल हूबहू वही शब्दावली की चर्चा कर रहा हूं जो संविधान सभा में चर्चा हुई थी। आपके जहन में प्रश्न उठ सकता है कि सर ये चर्चाएं, आपको बता दूं दोस्तों, जो किताबें, जो गाइडें हम पढ़ते हैं वही भारत का संविधान नहीं है। एटलीस्ट आपको बता दूं कि संविधान सभा की चर्चाओं के ऊपर भी बुक्स प्रकाशित हुई है। जो संविधान सभा में चर्चा होती थी संविधान निर्माण के दौरान,
उन चर्चाओं के ऊपर भी बुक्स प्रकाशित हुई हैं। मैंने बताया था ना आपको, भारतीय संविधान की सबसे सुंदर व्याख्या करने वाले एक विदेशी इतिहासकार थे ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने खूब सारी पुस्तक लिखी है भारतीय संविधान पर। एटलीस्ट भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन पुस्तक से प्रसन्न होकर के, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। तो ऐसी कई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ग्रेनविल ऑस्टिन साहब की बुक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, तो उनकी भी चर्चाएं प्रकाशित होती हैं। संविधान सभा की जो चर्चा हुई थी वो प्रकाशित हुई है, उनमें इन चीजों का उल्लेख है दोस्तों, मेंशन है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ जवाब दिया था कि हम जो भारत की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा खुद का कोई स्टेटस नहीं है, हमारा स्टेटस जनता के पीछे है, हमारा स्टेटस, हमारी हैसियत जनता के पीछे है। उन्होंने हमें चुन के भेजा है, इसीलिए हम भारत के लोग शब्द काम में लिया गया था प्रस्तावना में, ध्यान रखना। तो हम 299 किसका नेतृत्व कर रहे हैं? जनता का। तो अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। और संविधान का स्रोत भी क्या है? जनता है, क्योंकि अंतिम स्रोत क्या है? जनता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं बहुत डिटेल में, बहुत एक एक चीज के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं, मंथन करना चाह रहा हूं। क्यों? देखो एक बात साफ है, मैं चाहता हूं कि आप बार बार एक चीज को लेके ना बैठें। आप ऐसा ना करें कि 10 सोर्स से आप प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक सोर्स से पढ़ें और डिटेल में पढ़ें, और डिटेल में पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं अब तक पेपर में, उनको सोल्व कर लें, आपकी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आगे, बिल्कुल क्लियर रखना, फिर कह रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य जो है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला, भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, और अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करना चाहते हैं आगे, हम भारत के लोग, भारत को एक, अब एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का क्या अर्थ है? ध्यान देना भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सॉवरेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉवरेन। सॉवरेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सॉवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, ध्यान देना, इस शब्दावली का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। क्या है दोस्तों? पूर्णतः स्वतंत्र है। यह बात ध्यान से रखना आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो ये शब्दावली हम आपको बता रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो बता रहा हूं आपको, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही मामलों में पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। और इसमें कोई भी देश, कोई भी दूसरा देश और कोई भी संस्था किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी हाल ही में 2019 में एक विधेयक लाया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 2 विधेयक लाए गए थे, एक नहीं दोस्तों, माफी चाहूंगा, 2 विधेयक। एक तो था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से बाहर निकाल करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। और एक था विधेयक जिसके तहत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाया गया था। अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं हुआ है, फिर से सुनना, लोग बोल देते हैं जल्दबाजी में, और लोग क्या बोलते हैं, अक्सर सभी ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 370 को संविधान से हटा दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 370 को संविधान से पूरी तरह नहीं हटाया गया है। 370 में 3 धाराएं हैं, उनमें से 2 धाराओं को हटा दिया गया है। एक धारा आज भी है 370 की, और वो कौन सी? कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात आज भी 370 में लिखी हुई है। 3 धाराएं हैं 370 में, या 3 अंग हैं, या 3 सब क्लोज हैं 370 के, उनमें 2 सब क्लोजों को हटा दिया गया है। एक सब क्लोज आज भी है जो क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो 370 का जो दर्जा, जिसके तहत विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, उसका समाप्त किया गया था विशेष राज्य का दर्जा। एक था विधेयक, वो 2 विधेयक लाए गए थे 2019 में, जिसके तहत जैसे ही अनुच्छेद 370 का विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हटाया, बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। और पाकिस्तान ये मुद्दा यूएनओ भी लेकर के गया था। पाकिस्तान इस मुद्दे को यूएनओ में लेकर के गया था जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था भारत ने, और जम्मू कश्मीर से 370 का विशेष राज्य का दर्जा हटाया था। तो जम्मू कश्मीर, इस मुद्दे को, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को पाकिस्तान यूएनओ भी लेके गया था। लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ये भारत का इंटरनल मैटर है।
जम्मू कश्मीर से 370 का दर्जा हटाना ये भारत का इंटरनल आंतरिक मामला है। और चूंकि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही क्या होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, और इसके अंदर कोई भी देश और कोई भी संस्था किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं आगे, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगला शब्द आ रहा है समाजवाद। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवाद एक ही बात है, समाजवाद बोल दूं, समाजवादी बोल दूं। सोशलिज्म, ये लो सोशलिज्म। समाजवाद का मतलब क्या है? देखो एक बात बोल रहा हूं आपको ना, ये जो समाजवाद शब्द है ना, ये सामान्यतः साम्यवाद से मिलता जुलता है। शब्द बोल रहा हूं मैं, अर्थ नहीं बोल रहा हूं। समाजवाद शब्द साम्यवाद शब्द से मिलता जुलता है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से डिफरेंट है। भले ही समाजवाद शब्द साम्यवाद से मिलता जुलता है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से साम्यवाद से अलग है। क्यों दोस्तों? साम्यवाद का मतलब क्या है? साम्यवाद का मतलब होता है कि समस्त प्रकार के संसाधन जो होते हैं, उन संसाधनों पर निजी नियंत्रण नहीं होकर के और सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात जो भी संसाधन होते हैं देश में, उन सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, निजी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये कहता है साम्यवाद। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, उसके बाद साम्यवादी रूस था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस, रिपब्लिक, सॉरी रिपब्लिक, रूस नहीं रिपब्लिक, सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। तो ये जो यूएसएसआर था ना, संयुक्त सोवियत संघ रूस, हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ रूस, ये था साम्यवादी। कैसा था? साम्यवादी। और दूसरा खेमा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो पूंजीवादी था। तो ध्यान रखना, समाजवाद शब्द भले ही साम्यवाद से मिलता जुलता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि समाजवाद का अर्थ साम्यवाद के अर्थ से मिलता नहीं है। फिर आप कहेंगे सर समाजवाद का अर्थ क्या है? तो जरा ठीक से सुन लेना कि भारतीय समाजवाद का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है, समाजवाद के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग देशों में समाजवाद के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, ध्यान रख लेना। तो भारतीय समाजवाद का उद्देश्य, ये क्लियर कर रहा हूं मैं आपके सामने कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, बेरोजगारी को दूर करके, गरीबी बेरोजगारी को दूर करके विकास के संसाधनों का वितरण। मैं बात कर रहा था ना संसाधनों की, विकास के संसाधनों का वितरण, जनता के हित में समान रूप से करना, बस ये ही भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है। क्या कह रहा हूं मैं कि जो भी संसाधन है विकास के, उन विकास के संसाधनों का जो वितरण करना है, उनको जो बांटना है, वो जनता के हित में समान रूप से करना है। अर्थात ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति के पास तो बहुत सारे संसाधन आ जाएं विकास के और एक व्यक्ति को कुछ भी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहता है भारतीय समाजवाद? कहता है कि जो विकास के संसाधन हैं उनका जनता के हित में समान रूप से वितरण करना है और गरीबी और बेरोजगारी दोनों को क्या करना है? दूर करना है। यह भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी बेरोजगारी को दूर करके विकास के संसाधनों का वितरण जनता के हित में समान रूप से करना। क्या पूछेगा दोस्तों? भारतीय समाजवाद का उद्देश्य तो मैंने बता दिया आपको, गरीबी बेरोजगारी को दूर करके विकास के संसाधनों का वितरण जनता के हित में समान रूप से करना। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। एक बार एक प्रश्न आया था कि भारतीय समाजवाद कैसा है। प्रश्न आया था भारतीय समाजवाद कैसा है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा गांधीवादी, क्या आ जाएगा? गांधीवादी। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मार्क्सवादी। क्या आ जाएगा? मार्क्सवादी। और ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप। क्या आ जाएगा दोस्तों? गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप।
तो ध्यान रख लेना, तीसरा ऑप्शन यह आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर देना है गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप। क्या उत्तर देना है? गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप। क्या उत्तर देना है दोस्तों? गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप। क्या उत्तर देना है? गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप। गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का मिला जुला रूप, ये उत्तर देना। आपको ध्यान रख लेना, भारतीय समाजवाद न तो पूरी तरह गांधीवादी है न पूरी तरह मार्क्सवादी है। तो भारतीय समाजवाद कैसा है? तो गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। मार्क्स का नाम आपने सुना होगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। मार्क्स क्या कहता था? कार्ल मार्क्स ये कहता था कि जो पूंजीपति वर्ग है ना, उसको मार करके और जो मजदूर वर्ग है ना, वो कब्जा कर लेगा सभी संसाधनों पर। ये कहता था मार्क्स। ठीक है। और गांधी जी किसकी बात करता था? पूरी तरह से अहिंसा की बात करता था। तो भारतीय समाजवाद दोनों का मिला जुला रूप है, मिश्रित रूप है। गांधीवादी भी नहीं है पूरी तरह और पूरी तरह मार्क्सवादी भी नहीं है, दोनों का मिश्रित रूप है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना आया हुआ है। ये है भारतीय समाजवाद। दोस्तों आगे बात करना चाह रहा हूं मैं, समाजवाद के बाद तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। इसका इंग्लिश का वर्ड आप ज्यादा पकड़ना, ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं? सेकुलर। सेकुलर। ठीक है दोस्तों, सेकुलर शब्द है इंग्लिश में। क्या था पंथ निरपेक्षता? वैसे देखो, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हिंदी के एंगल से दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन संविधान में इन दोनों शब्दों को इक्विवेलेंट माना गया है। पंथ निरपेक्ष बोल दूं, धर्मनिरपेक्ष बोल दूं, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा याद रख लेना, कुछ भी आवश्यकता नहीं है ज्यादा इधर उधर जाने की। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत धार्मिक मामलों में क्या है? भारत धार्मिक मामलों, तटस्थ नहीं आएगा। तटस्थ का मतलब तो अलग होना होता है। धार्मिक मामलों में भारत तटस्थ नहीं है, यह शब्दावली काम में मत ले लेना। इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। दोस्तों फिर कह रहा हूं, अगर प्रश्न आ जाए पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, तो यह ऑप्शन में मिलेगा आपको पक्का कि भारत धार्मिक मामलों में तटस्थ है। गलत हो जाएगा, यह उत्तर नहीं देना है। तटस्थ का मतलब तो होता है अलग होना। अलग नहीं है भारत धार्मिक मामलों में, बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया गया। जैसे इंडोनेशिया ने खुद को मुस्लिम कंट्री घोषित कर रखा है, तो वो एक धार्मिक राष्ट्र है। भारत धार्मिक नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का कतई ये मतलब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत धार्मिक मामलों में तटस्थ है। अलग नहीं है भारत। तटस्थ का मतलब होता है अलग होना। भारत धार्मिक मामलों में दोस्तों तटस्थ नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है तो जरा ठीक से सुनना। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, इक्वल प्रोटेक्शन, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कैसे आएगा? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है, तो उसमें आपको उत्तर देना है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत धार्मिक मामलों में कोई राष्ट्रीय धर्म को मान्यता नहीं देता है, एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। ये आपका उत्तर आएगा। अब मैं चल रहा हूं आगे। आगे एक शब्द है दोस्तों, ध्यान देना, अलग से ले रहा हूं उसको, लोकतंत्र। बड़ा ज्वलंत मुद्दा, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं बोलता हूं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। भारत कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक, सबको पता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोगों ने एक रटी रटाई परिभाषा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अरे भाई, ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दी थी। प्रश्न पूछा हुआ है ये कि लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चलाया जाने वाला शासन, लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन। आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसा रटे, आप सीधा बोल सकते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। आपसे कोई पूछे लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो आप सीधा बोल दीजिए लोगों का शासन। क्या बोल सकते हैं? लोगों का शासन। यही क्या है? लोकतंत्र है। अब आप मेरी बात को समझना, और ये प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने बोली है,
लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, दैट्स डेमोक्रेट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट्स गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन ने दी थी लोकतंत्र की परिभाषा, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, आपको सीधा भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। अब मैं दो बातें बता रहा हूं आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ चुका है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसको ध्यान से समझना आप। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। चलिए, कौन से दो प्रकार का? तो सुनना, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक बात और याद रखना, प्रश्न में आपको सीधा प्रत्यक्ष न मिले, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो कोई जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष ही मिले आपको और अप्रत्यक्ष ही मिले आपको। पहले मैं आपको बताता हूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है। तो सुनना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता सीधे कानून निर्माण में भाग लेती है। बस आप एक लाइन याद रख लीजिए, काफी है, आपके लिए काफी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां जनता सीधे कानून निर्माण में भाग लेती है और जनता जो है वो खुद कानून निर्माण की पहल कर सकती है। मेरी बात को समझना, जहां जनता खुद कानून निर्माण में भाग ले, अर्थात कानून निर्माण की पहल कर सके, अर्थात जनता खुद पहल करे कि ये कानून बनाइए हमारे लिए, तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता खुद कानून निर्माण में भाग नहीं लेती, अर्थात जनता कानून निर्माण की पहल नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो कानून निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, भारत में कानून निर्माण का काम कौन करती है? संसद। तो संसद में कौन बैठते हैं? जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तो बैठते हैं। तो भारत कैसा लोकतंत्र हो गया? अप्रत्यक्ष। प्रश्न आ सकता है, भारत में निम्न में से कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है। कौन सा है? पूर्ण रूप से कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यही होता है क्या? जहां जनता खुद कानून निर्माण में भाग नहीं लेती और ना ही कानून निर्माण की पहल कर सकती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कानून निर्माण करते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ध्यान रखना, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को नए नाम से भी जानते हैं, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। यह भी ध्यान रखना आप। मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, आप जरूर कॉपी में नोट डाउन करें इन चीजों को कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। मैंने जो बातें बोली है उनको आप जरूर कॉपी में लिखें, जरूर आप कॉपी में उनको लिखें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। आपको जरूर इनकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई है बोल करके। एक बात ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड को, किसको भाई? स्विट्जरलैंड को, किसको? स्विट्जरलैंड जो देश है उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। यह बात आप जरूर ध्यान रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है भाई स्विट्जरलैंड को। यह प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, सीधा पूछ सकता है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? वहां जो मैंने बताया, जनता खुद कानून निर्माण की पहल कर सकती है और जनता जो है वो कानून निर्माण में भाग भी लेती है। स्विट्जरलैंड में ऐसा सिस्टम है कि 1 लाख से अधिक लोग चाहें तो जनमत संग्रह के माध्यम से कानून निर्माण की पहल कर सकते हैं, इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कहा जाता है घर। और दो प्रकार का लोकतंत्र मैंने बता दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने बता दिया है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी मैंने बता दिया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ध्यान रखना, इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। यह है दोस्तों आपका लोकतंत्र। अब लास्ट शब्द जो 5 शब्दों में था वो था गणतंत्र। क्या था दोस्तों? गणतंत्र। ध्यान देना भाई, रिपब्लिक, इस 5वें शब्द को भी आपको क्लियर करना है। ये क्या है? 5 शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। गणतंत्र बोल दू, गणराज्य बोल दू, एक ही बात है। कल ही बताया है मैंने आपको संविधान सभा के आखिरी सेशन में कि गणतंत्र का मतलब होता है, आपको एक ही बात याद रखनी है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, मतलब राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख बोल दू, राष्ट्राध्यक्ष बोल दू, एक ही बात है,
जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होता है, वो देश कहलाता है गणतंत्र। जैसे एग्जांपल दूं, अभी अभी भारत में 2020 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए क्या? अरे रामनाथ कोविंद जी की जगह राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी मुर्मू, तो चुनाव के माध्यम से बनी ना, निर्वाचित हुई ना, इसीलिए भारत क्या है? गणतंत्र। आपको एक ही बात बोलनी है, सीधा कोई आपसे ये पूछ ले, आपको ये कहे कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आप एक ही बात बोलेंगे कि जिस देश का, भारत का नाम नहीं लेना है, आपको यही कहना है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या जिस देश के राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, अर्थात वो चुनाव के माध्यम से आता है, वो देश होता है गणतंत्र। और ब्रिटेन है राजतंत्र, क्योंकि वहां वंशानुगत होता है। अभी आपने देखा ब्रिटेन की महारानी का निधन हुआ तो उनका बेटा चार्ल्स तृतीय, बड़ा बेटा जो है चार्ल्स तृतीय, वो ब्रिटेन का सम्राट बना है नया, 70 साल से अधिक की उम्र में बना है चार्ल्स तृतीय। तो वो कैसी शासन व्यवस्था है? तो राजतंत्रात्मक है। और भारत कैसा है? गणतंत्र। क्यों? क्योंकि यहां राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता, राष्ट्रपति वो बनता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, आपको अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं, आपको पता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित से भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव के माध्यम से आता है वो, अर्थात वंशानुगत नहीं होता। तो गणतंत्र का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है, वो देश क्या कहलाता है? तो वो देश गणतंत्र कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। आपको ध्यान रख लेना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आपको इस डिटेल में, इस डेप्थ के साथ पढ़ना है। अगर आप इस डिटेल के साथ और इस डेप्थ के साथ पढ़ेंगे तो आप आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से बनेगा उसको आप अटेंड कर पाएंगे, उसको आप समझ पाएंगे, उसका उत्तर आप दे पाएंगे अगर आप डिटेल में जाकर के उसकी बातें करेंगे। ये था अपना प्रस्तावना का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में लेके आऊंगा प्रस्तावना का, जिसमें मैं चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करूंगा दोस्तों? पार्ट सेकंड में मैं चर्चा करूंगा क्या? एक तो आगे जो शब्दावली बच गई है, 3 प्रकार का न्याय बच गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बच गई है, 2 प्रकार की समता बच गई है, और भी बहुत सारी चीजें, अखंडता बच गई है, एकता बच गई है, उसकी चर्चा करूंगा। और उसके साथ साथ प्रस्तावना को लेकर जो वाद विवाद है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ प्रस्तावना से जुड़े हुए कथन है, किसने क्या कहा, आत्मा किसने कहा, कुंजी किसने कहा, मुंशी जी ने क्या कहा, ये सारी बातें, राजनीतिक कुंडली वगैरह, ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में बात करने वाले हैं। इस सेशन को आप आराम से देखना, समझना, और इस सेशन को आप पढ़ेंगे तो ही आप सेकंड सेशन को समझ पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मैं सुनील फिर मिलूंगा आपसे कल प्रस्तावना के पार्ट सेकंड में। धन्यवाद दोस्तों। सुनील सर का कोर्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें।